हर हर महादेव सती। आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 74वां भाग। दुनियादारी और इंसानियत देखते हुए अभिनव जी समझ रहे थे कि लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर है एल, पर सुख दुख में तो सबको साथ होना चाहिए एल। उस समय अभिनव जी चाहते थे कि पलक अपना गुस्सा छोड़कर अपने घर वापस जाएं एल, अपने पति और अपने घर को संभाले, लेकिन पलक जाने को तैयार नहीं हो रही थी एल। तब सुप्रिया जी ने समझदारी से काम लेते हुए बीच का रास्ता निकाला एल। उन्होंने अपने बड़े बेटे अभिमान को समझाया एल, अभी इस वक्त हम लोगों का वहां जाना बहुत जरूरी है एल। अभिमान, मैं तुम्हारे पापा के साथ जा रही हूं और तुम पलक को किसी तरह से समझा बुझाकर लेकर आना एल। अभिनव जी सुप्रिया जी के साथ पहले निकल गए थे और उन्होंने पलक को अभिमान के साथ आने के लिए कहा था एल, लेकिन पलक वहां पर नहीं आई एल। हालांकि यह बात उन्हें बहुत बाद में पता चली थी एल। पलक जाने को तैयार हुई थी एल, लेकिन परीक्षित ने ही उसे फ़ोन करके बहुत कुछ सुनाया था एल। इसके बाद उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी एल। उस वक्त घर में अभिमान मौजूद था एल। दोनों भाई बहन के बीच में अभी जाने को लेकर बात हो ही रही थी कि परीक्षित का फ़ोन आया था और परीक्षित की लैंग्वेज को सुनकर खुद हमेशा शांत रहने वाले अभिमान को भी गुस्सा आ गया था एल। होश में रहो परीक्षित सिंह, जिस बात को तुम कह रहे हो एल, ये बात अगर किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जीभ निकालकर उसके हाथ में रख देता एल। बहन का ब्याह किया है तुमसे, बेचा नहीं है तुम्हें, जो कि तुम उसे जो मर्जी आए बोलकर निकल जाओगे और हम चुपचाप बैठकर सुनते रहेंगे। तुम्हारा और पाक का रिश्ता भले ही कुछ महीनों का है, लेकिन मेरा और पलक का रिश्ता जन्म से ही है एल। पलक की इस दुनिया में आंखें खोलने से ही है एल। मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बहन को जानता हूँ एल। अभिमान ने पालक के हाथों से फ़ोन लेकर परीक्षित को अच्छा खासा सुना दिया एल। तो फिर यह भी जानते होंगे कि तुम्हारी बहन एक नंबर की बात किरदार और बदचलन है एल। उधर से परीक्षित था एल। होश में रहो परीक्षित। अभिमान एल, होश में ही हूँ एल, तभी यह बात कह रहा हूँ कि पलक अगर वापस घर आना चाहती है तो आराम से आ सकती है एल। मैं उसे रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस पाप की गठरी को बर्दाश्त नहीं करूँगा एल। इसके लिए मेरे घर में और मेरी जिंदगी में कहीं कोई जगह नहीं है। बात अभी और आगे बढ़ती कि पलक का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया था एल। वह पलक को लेकर अस्पताल गया एल। इधर अभिनव जी और सुप्रिया जी रजत जी के क्रियाक्रम में पालक और अभिमान का इंतजार करते रह गए थे। रजत जी के क्रियाक्रम में पूरी सोसाइटी इकट्ठा हुई थी एल। जितने मुंह उतनी बातें। अपने समाज का तो ये दस्तूर है, किसी की अच्छाई भले छिपा ली जाए पर किसी की बुराई छुपाई नहीं जाती, बल्कि उस पर नमक मिर्च लगाकर परोसा जाता है एल। अभिनव जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा था एल। उनकी परवरिश पर उंगली उठी थी कि उनकी बेटी खुद उनकी बात नहीं सुन रही एल। पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था एल, जब अभिनव जी की नजरें ही नहीं बल्कि उनका सर भी पूरी सोसाइटी के सामने अपने बच्चों के कारण शर्म से झुक गया था एल। परीक्षित गर्भस्थ शिशु के ही पैटर्निटी टेस्ट के लिए कह रहा था एल। तब उस वक्त अभिनव जी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे एल। उन्हें ये टेस्ट अपनी इज्जत के ऊपर लगे हुए काले धब्बे की तरह लग रहा था एल। उन्हें ये टेस्ट परीक्षित की विकृत मानसिकता का एक रूप लग रही थी, जबकि परीक्षित बार बार इस टेस्ट को करवाने के लिए कह रहा था और कह रहा था कि अगर इस चीज़ में ये साबित हो जाएगा कि बच्चा उसका है तो वह पलक से माफ़ी मांगकर उन दोनों को अपने साथ रख लेगा, और अगर यह साबित नहीं हो पाया कि बच्चा उसका है तो पलक को इस बच्चे को गिराना होगा। रिश्ते नाते समाज के लोगों के द्वारा चारों तरफ से बढ़ते हुए दबाव के कारण अभिनव जी परेशान हो उठे थे एल। पर इन्हीं सब चीज़ों में दिन भी कुछ आगे निकल गए थे एल। मुस्कान पलक के गर्भ में करीब 6 महीने की हो चुकी थी और ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन से पलक की जान को खतरा था, और दूसरे में गर्भस्थ शिशु को मारने वाला अपराध अभिनव जी से नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी एल। अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया एल, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी गलत नहीं है एल। गलत परीक्षित की सोच है, इसलिए उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए एल, चाहे तो इसके लिए समय ले सकता है।
गुस्से में परीक्षित अपने नाना नानी का क्रियाकर्म करके बिना पलक और उसके परिवार से मिले हुए ही वापस लंदन चला गया था। और इस बात को परीक्षित से लेकर पूरे समाज ने अपनी मर्जी का रंग दिया था। पर अपनी बेटी की हालत को देखते हुए अभिनव जी ने कान लपेट लिए थे। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जिस दिन मुस्कान का जन्म हुआ था। खुद अभिनव जी ने फोन करके परीक्षित को ये खबर सुनाई थी। लेकिन न ही परीक्षित अपनी बेटी के जन्म की खबर सुनकर पलक और उससे मिलने आया और न ही पलक अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर दोबारा परीक्षित की चौखट पर कदम रखने गई। इसी बीच अपने आप को सही साबित करने के लिए परीक्षित ने लंदन से अपने डीएनए के सैंपल भिजवा दिए थे और अभिनव जी से कहा था कि मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत होगा तो आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, पर आप एक बार मेरी तसल्ली के लिए ही सही डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, तुम जब यही चाहते हो तो यही होगा। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी गलत नहीं है। अभिनव जी के शब्दों में उनकी बेटी के प्रति विश्वास झलक रहा था। वह हंसकर अगर मांगे तो मैं जान दे दूं, उसके कदमों तले जमीन कौन कहे आसमान दे दूं। मेरी बेटी मेरी जान है, मेरे पलकों पर ठहरे हुए ख्वाबों के साथ। वह मेरा गुरूर, मेरा अभिमान है। बिना किसी गलती के शायद अभिनव जी का ये गुरूर चूर होने वाला था। किसकी गलती थी, क्या थी, ये तो उन्हें पता नहीं, पर चोट सीधे दिल पर लगी थी और इसका रिएक्शन क्या होने वाला था, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।